पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे हमने कंप्लीट कर लिया था। एक जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ अनम्यूट कर करके। आदिल अनम्यूट हो जाए जल्दी से और थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दें। मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप जितनी इंफॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की शेयर करें ताकि सब सुन लें। पावर हाउस ऑफ सेल होता है मैम। और मैम इसके बाद पावर हाउस बोलते हैं, इनर फोल्ड्स होते हैं मैम। इसके बाद बस मैम क्रिस्टी होती है, मेम्ब्रेन का नाम क्रिस्टी होता है। ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल्यूलर एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडली स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर रहे थे तो स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स है। यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टी। जो इनर ग्राउंडेड मटेरियल है, पूरा ग्राउंड है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यहीं पर जो है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में, और उस केमिकल रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया था कि ये ऑक्सीडेशन क्या होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसको आपको याद दिलाऊं कि जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ना मोस्ट ऑफ द इट्स अ साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि इट इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। याद आया? तो यही ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, राइट? एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्शन, कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी ये कैटाबॉलिज्म है, ऑक्सीडेशन। इसकी सारी डिटेल आगे के चैप्टर में है, लेकिन ये रेफरेंस आप बनाएं दिमाग में, इन चीजों को एक क्लू बनाएं, इनको जो है ज्वाइन करें कि वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होनी है। तो एक एग्जांपल तो ये आ गई जो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे हम कैटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कह रहे हैं, इस एक्टिविटी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सेल में। क्योंकि वो एनर्जी सेल प्रोड्यूस करता है इसलिए हम उसको सेल्यूलर एनर्जी कहते हैं, इसलिए हम उसको सेल्यूलर एनर्जी कहते हैं। और ये सेल्यूलर एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है फॉर मोस्ट ऑफ द processes taking place in a body, either in a plant body or in an animal body. प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड स्टडी की थी। ओके, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट ऑर्गन जो हम करने जा रहे हैं या सेल ऑर्गेनेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, वो दरअसल सेल के अंदर, देखिए अब तक हमने क्या देख लिया है, चाहे वो प्लांट सेल। एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। हमने बनाया है ना वो वेन डायग्राम बनाई हुई है हमने, आप लोगों को एक मैंने पिक्चर शेयर की थी जिसमें दो सर्कल्स थे, एक प्लांट सेल था एक एनिमल सेल था, और जो मिडिल पार्ट था वो उनके कॉमन ऑर्गेनेल्स थे। तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है। आप इधर भी एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। अच्छा भाई, अब हम प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, अब तक तो वो चीजें चल रही हैं जो कॉमनली बोथ इन बोथ द सेल्स आर प्रेजेंट। ये आ गया आपका न्यूक्लियस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी हम लोग कर चुके हैं। ये भी हम कर चुके हैं, न्यूक्लियस कर चुके हैं। अब साइटोप्लाज्म में हमें दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे से
ऑर्गेनेल्स, इतने छोटे कि वो ग्रेन्यूल्स लग रहे हैं, छोटे छोटे से दाने लगते हैं वो, और वो कहलाते हैं राइबोसोम्स। दे आर नोन एज राइबोसोम्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, बनाया भी एक है बिकॉज ऑफ द स्पेस, कि बोर्ड पे एक ही सेल बना दिया है, लेकिन जब हम दोनों सेल बनाएंगे तो दोनों में इसे दिखाएंगे कि राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसका पर्पस, कि सेल में हर चीज, न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो, प्लांट सेल की, सबका कोई ना कोई पर्पस है। तो ये राइबोसोम का क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है प्रोटीन सिंथेसिस। द पर्पस ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, प्रोटीन बात हम पहले भी कर चुके हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को और डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन दरअसल एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट है विच इज यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए या बॉडी की बिल्डिंग के लिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है। और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग। इसका मतलब राइबोसोम का क्या फंक्शन है, राइबोसोम का क्या पर्पस है सेल के अंदर? राइबोसोम का पर्पस है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सिंथेसिस होती है या मेकिंग होती है प्रोटीन की इन एनिमल सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। तो इसकी जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ये राइबोसोम्स। अच्छा, हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल दोनों में दो तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट। दो तरह के राइबोसोम्स हमारे सेल में होते हैं। एक राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो पूरे सेल में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, किसी जगह किसी ऑर्गेनेल से अटैच नहीं होते, बल्कि फ्रीली जो है फ्री होते हैं और पूरे सेल में स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे राइबोसोम जो पूरे सेल में स्कैटर्ड हैं, किसी और ऑर्गेनेल से अटैच नहीं है, कहलाते हैं फ्री राइबोसोम्स। ऐसे राइबोसोम्स जो पूरे साइटोप्लाज्म में फ्री हैं, स्कैटर्ड है, किसी और दूसरे ऑर्गेनेल से अटैच नहीं है, वो कहला रहे हैं फ्री राइबोसोम्स। इसके अलावा दूसरी टाइप क्या होती है? कुछ ऐसे राइबोसोम्स हैं जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, जो सेल में मौजूद होता है, जिसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसके साथ अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये तो फ्री राइबोसोम्स हैं, पूरे में फैले हुए। और कुछ राइबोसोम्स ऐसे हैं जो दूसरे एक और ऑर्गेनेल की सरफेस पे अटैच्ड हुए हुए होते हैं। ये ऑर्गेनेल क्या है ये अभी हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम कुछ वो है जो फ्री है, अटैच नहीं है किसी भी ऑर्गेनेल से, किसी भी ऑर्गेनेल की सरफेस से, और एक वो है जो इस ऑर्गेनेल से, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे अटैच्ड हुए हुए हैं, और ये कहलाते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की दो टाइप हो गई, एक फ्री है, दूसरे अटैच्ड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स एंड अटैच्ड राइबोसोम्स। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैं बता दूं, आगे हम वैसे हम डिटेल में पढ़ने वाले। ये स्ट्रक्चर जिससे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, क्यों होता है, इसका क्या पर्पस है, ये अभी हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन
राइबोसोम्स की टाइप्स हमने देखी कि कुछ ऐसे राइबोसोम्स हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक ऑर्गेनेल के सरफेस पे अटैच्ड हुए हुए हैं और वो ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फ्री है, स्कैटर्ड है, वो कहलाए फ्री राइबोसोम्स और जो अटैच्ड हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कहलाए अटैच्ड राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स इटसेल्फ are produced or they are formed inside the nucleus। याद करें आप, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल था जिसका नाम था वरुण कुमार। क्या नाम था उसका? उसका नाम वरुण कुमार नहीं था, मैं पूछ रही हूँ वरुण उसका नाम क्या था जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर था डार्क डेंस सा? न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियोलस। वेरी गुड वरुण, उसका नाम था न्यूक्लियोलस। तो ये राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में फ्री और अटैच्ड फॉर्म में है, दरअसल ये न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम्स बना रहा है। अब यहाँ पे आपको वो पर्पस भी याद आएगा जो न्यूक्लियोपोर था। आप याद करें, मैंने कहा था ना कि न्यूक्लियोपोर का क्या काम होता है, ये डबल मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियोपोर है उसका काम है कि अंदर के मटेरियल को बाहर पहुंचाना। तो अब न्यूक्लियोलस जो है वो बना रहा है राइबोसोम्स और राइबोसोम्स थ्रू दिस न्यूक्लियोपोर आ रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं। यानी बन कहाँ रहे हैं? न्यूक्लियस में, बाय न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है it actually prepared or manufactured ribosomes and ribosome pass the nuclear membrane through this nucleopore। ठीक है, तो where it is manufactured? Ribosomes are manufactured in the nucleus by nucleolus। या न्यूक्लियोलाई जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है या प्रिपेयर कर रहा होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स आ गए। राइबोसोम्स फ्री राइबोसोम्स भी हैं, अटैच राइबोसोम्स भी हैं। अब आप लोगों को यकीनन यहाँ पे जो राइबोसोम दिख रहा है वो तो एक ग्रेन्युलर छोटा सा डॉट दिख रहा है। अब मजीद हमें, अगर हम उसको देखना चाहें, हम उसको मैग्नीफाइड पिक्चर देखना चाहें, हम राइबोसोम को फर्दर मैग्नीफाइड देखना चाहें और बड़ा देखना चाहें, तो हमें पता चलता है कि राइबोसोम्स के दो पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, एक होता है इसका अपर पार्ट लाइक दिस और एक होता है इसका लोअर पार्ट लाइक दिस। यानी अगर आप उसको मैग्नीफाइड, मजीद उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखें तो एक छोटा सा दाना ग्रेन्यूल इस तरह का दिखता है जिसके दो पार्ट्स हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। इसका अपर पार्ट यूं डोम शेप का होता है, जबकि ये लोअर पार्ट जो है वो इसका कप शेप का है। अभी सिर्फ सुन ले, अभी नोट अभी कीजिएगा, मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर करूंगी, वहां से आराम से नोट कर लेना, डोंट वरी। अभी सिर्फ सुन ले, ये है इसका अपर पार्ट जो डोम शेप का है, डोम मीन्स गुंबद के शेप का है, और ये है इसका लोअर पार्ट। लोअर पार्ट अगर आप देखें अलग से तो ये कप शेप का है। तो ये राइबोसोम अब हाईली मैग्नीफाइड पावर माइक्रोस्कोप में हमने देखा तो इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, upper part and the lower part, where the upper part has a dome shape and the lower part are of cup shape। ये lower part का cup shape है। This is all about a ribosome, a protein factory which is present in attached form as well as in a free form. It has two parts, upper part and the lower part, and this ribosome is synthesized or manufactured by the nucleoli inside the nucleus, and the purpose of the ribosome is protein synthesis। The purpose is protein synthesis।
काम इसका क्या है? प्रोटीन बनाना। ओके, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन। अब तक की सारी बातें सबको समझ आई हैं? कोई जवाब नहीं आया? सबको समझ में आ गई ये बातें जो हमने डिस्कस की हैं? हाँ वरुण, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। जी वरुण। मिस राइबोसोम्स किससे बने हुए होते हैं मिस? लिपिड से या? यस मिस। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं। मैं Yes, अभी ma'am. जान के मैं उसकी डिटेल में नहीं गई थी क्योंकि हमें इन सब को अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है। ये जब यूज होंगे ये टर्मिनोलॉजीज और ये सब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम उस वक्त करेंगे। मैंने जान के ये बात अभी डिस्कस नहीं की थी। ओके मिस। ठीक है, ये सब हम Yes, ma'am. पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में जब आहिस्ता आहिस्ता बातें क्लियर होंगी। अभी हम सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये राइबोसोम आपको दिख रहा है। राइबोसोम का अपर पार्ट इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एंड द लोअर पार्ट इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. इसको कहा ही राइबोसोम इसीलिए है क्योंकि इट कंटेन राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखें आपके पास इस वक्त राइबोन्यूक्लिक एसिड इज जस्ट अ वर्ड, you don't know what chemical it is, which kind of organic compound it is। तो इस ऐसी चीजें जो अभी मैं आपको नहीं बता रही उनको as it is रहने दे as a word, but in future we will discuss what is ribonucleic acid or where it is present and what is the purpose of this. Then the structure and location of ribosome is there are some free ribosomes scattered everywhere in the cytoplasm, whereas the attached ribosomes are attached with endoplasmic reticulum. ये हमने अभी already discuss कर लिया है। Then we also discuss the two subunits, smaller unit and the larger unit. Smaller is this one, ये जो cup shaped lower वाला है ये smaller है और जो upper dome shaped है this is the larger unit. Ribosomes are manufactured in nucleolus and then transferred to the cytoplasm. वही वाली बात through the nucleopore जो हम discuss कर चुके हैं. And the main function of ribosome is protein synthesis. Main function is protein synthesis. आज हमारे पास कुछ न्यू स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं जो पहले बायो की क्लास में नहीं थे, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ना भाई? सर तो हिला दें। वेरी गुड वेरी गुड। और इरफान खान ने आज अपना कैमरा बंद रखा हुआ है। बेटे खोल लीजिए, सब लोग सब क्लास में आ जाएं, मौजूद हो जाएं। वेरी गुड। ओके आगे चलो आप। यस अस्कर खान पूछिए, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जी। मिस मैम जो राइबोसोम है मैंने आज ज्वाइन किया तो मैं इससे पहले कंप्यूटर क्लास भी ले रहा था, तो ये हमारा हम भी ये क्लास लेंगे कि नहीं? सॉरी मुझे आपकी पूरी बात समझ में नहीं आ सकी, एक दफा रिपीट कर देंगे आप? मैंने आज ज्वाइन किया है, मेरी फर्स्ट क्लास है। मैंने इससे पहले कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन किया था, तो ये भी जो बायोलॉजी क्लास है ये भी हमें ज्वाइन करना था कि नहीं? ओके आपने आज ही फैसला किया है कि कंप्यूटर नहीं पढ़नी है और बायो पढ़नी है और आज आपने बायो ज्वाइन कर ली है। Am I right? नहीं मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, लेकिन वो जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आया कि बायोलॉजी क्लास भी ज्वाइन करनी है तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मतलब आप बायो पढ़ते नहीं है, आपने कंप्यूटर ज्वाइन करना था और बायो की क्लास ज्वाइन कर ली है? इससे पहले मैं कंप्यूटर क्लास
बेटे आप मेरे ख्याल में अगर आप बायो पढ़ रही हैं तो सही है, गुड, बायो पढ़ लीजिएगा। बाकी वरना फिर आप सर जहन से रुजू कीजिएगा कि क्या करना है, वो आपको बाकी की बातें बता देंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम जितने भी ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनेल्स प्लांट एनिमल सेल, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट एनिमल सेल दोनों में हैं, कुछ सिर्फ प्लांट में है, कुछ सिर्फ एनिमल में है। लेकिन हम ये ऑर्गेनेल, कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके पर्पस या जिनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ करीब करीब फंक्शंस हैं कि एक कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है तो दूसरा ऑर्गेनल उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सही है। तो इसलिए हम अब जो ऑर्गेनल्स पढ़ने जा रहे हैं वो एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम, राइट। मतलब आपको पूछे जब जाएंगे एग्जाम में तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि अगर वो आपसे राइबोसोम पूछते हैं तो मस्ट हो कि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखें, नहीं। अगर उन्होंने सिर्फ आपसे राइबोसोम के बारे में पूछा है आप राइबोसोम बताएंगे, अगर आपसे दूसरे किसी ऑर्गेनेल के बारे में पूछा है तो आप वही बताएंगे। लेकिन हम उसको पढ़ते वक्त एक सीक्वेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पर्पस जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया है तो दूसरा ऑर्गेनेल जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले भी ये बात की थी कि अब मैं कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो एक सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये क्या कनेक्शन है आपस में इनका, जिसकी वजह से हमने इसको एक के बाद एक पढ़ा है। राइबोसोम सबको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे जा रहे हैं और वो ऑर्गेनेल राइबोसोम से ही कनेक्टेड को उठा लेते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा कि कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड राइबोसोम्स हैं और वो किससे अटैच्ड है, वो हमने कहा एक और ऑर्गेनेल से अटैच्ड है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब नेक्स्ट हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनका सेल में क्या काम होता है, किस शक्ल के होते हैं, क्या ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ये तो चले आप ही लोग बता दें मुझे बात, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या चीजें प्लांट सेल में है क्या एनिमल सेल में है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं या ये प्लांट सेल में भी होते हैं? Is it present in both plant and animal cell or only present in animal cell? अमरता, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने एक वेन डायग्राम बनाई थी उसके हिसाब से प्लांट में होते हैं तो दोनों में होते हैं? प्लांट्स में, हाँ दोनों में, दोनों में, वेरी गुड। इट इज प्रेजेंट इन बोथ। चले अब हम करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। सबसे पहले बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, बायोलॉजी के वर्ड है जिनको आधा आधा तोड़े हम तो वो खुद ब खुद अपने मीनिंग में तब्दील हो जाते हैं, यानी उनका जो मीनिंग है वो एक्चुअली उनके स्ट्रक्चर को शो कर रहा होता है या हमें पूरी उसके जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके नेम से ही पता चल जाती है। वर्ड एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर। प्लाज्मिक, प्लाज्मिक वर्ड हमेशा हम यूज करते हैं फॉर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। Plasmic word, we use word plasmic for protoplasm, and the meaning of the word reticulum is network, network, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एक नेटवर्क है, एक चैनल्स हैं जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बोला मैंने, एक और वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्चुअली इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और चैनल्स, और चैनल्स देखें ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं
जो एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। Therefore, they are known as endoplasmic reticulum। और ये ट्यूब्स जो है वो इस तरीके से पूरे में फैली हुई होती हैं, चाहे वो ये साइड हो या कुछ जो है वो यहाँ भी होते हैं। तो ये ट्यूब या ये चैनल्स जो है या ये रास्ते, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और दीज चैनल्स are like a network in the protoplasm, therefore they are known as endoplasmic reticulum। ये इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहला रहे हैं क्योंकि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में फैला हुआ है, मौजूद है। सही है। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप्स होती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म में है नेटवर्क की फॉर्म में, इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं, RER भी कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER भी कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की टाइप्स हैं। अच्छा भाई, रफ का क्या मतलब हुआ? कोई भी सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रफ होने से क्या मुराद है? रफ होने से मतलब है कि द सरफेस इज नॉट स्मूथ, और सरफेस स्मूथ तब नहीं होती जब उसके ऊपर कोई ना कोई चीज चिपकी हुई हो, रखी हुई हो या उससे अटैच्ड हो। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं? जिनके ऊपर, जिनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। डज इट मेक सेंस? एक कनेक्शन बना जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फ्री राइबोसोम्स एंड अटैच्ड राइबोसोम्स। तो अटैच्ड राइबोसोम्स when attached on the surface of endoplasmic reticulum, the type of endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum। वो राइबोसोम्स जो राइबोसोम की अटैच्ड वाली टाइप थी, जब वो अटैच्ड हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं रफ, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के दाने रखे हुए हैं। तो दे आर नॉट स्मूथ सरफेस, दे आर रफ सरफेस। रफ सरफेस होती है कोई भी खुरदुरी सी जगह होती है जिसके ऊपर कोई भी उठी हुई चीजें चिपकी हुई हैं, ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं, that is known as a rough surface। So the endoplasmic reticulum on which the ribosomes are attached are called rough endoplasmic reticulum, whereas the endoplasmic reticulum जिनकी surface पे कोई ribosome attached नहीं है, whose surface are smooth and no ribosomes are attached on its surface, they are known as smooth endoplasmic reticulum। देखिए, कोई भी अगर उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये बात नहीं है कि एक सेल में स्मूथ होगा तो अगले सेल में एंडोप्लाज्मिक होगा। नो, इन अ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, rough as well as smooth। Both the kinds are present in the same cell as well as in both animal cell as well as in plant cell। ठीक है, कॉपी कर लें अगर जो कुछ करना है इधर से कॉपी, फिर मैं आगे बताती हूँ इनके फंक्शंस क्या है, पर्पस क्या है। चलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को
काम करवाएं, थोड़े से अपने दिमाग पे जोर दें, और बेशक टीचर ने नहीं बताया, गैस करें, आप खुद सोचें ऐसा कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अपने रवाहा बेटा, आपसे सवाल है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, आप क्या सोचती हैं इनका क्या काम होगा? what is the function of rough endoplasmic reticulum? और अगर आपको आंसर नहीं आता, इट्स ओके, जब मैंने नहीं बताया तो बच्चे को नहीं पता, लेकिन आप क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए? इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, राइबोसोम का फंक्शन कोई रेज हैंड कर दे अगर किसी और के दिमाग में आ रही हो ये बात। तो आज तो वर्दा और हानिया भी नहीं नजर आ रही हैं, पता नहीं कहाँ है। फौरन कैमरे खुलते हैं 1 सेकंड में। ओ माय गॉड, कितने ताबेदार बच्चे हैं, 10 दफा बोलो तो नहीं खुलते। हाँ हानिया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सॉरी, चलिए इट्स ओके, लिसन। एक मैंने कहा ना लिंक बना रहे हैं हम। लिंक ये बन रहा है कि इफ द राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। जब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो बेसिकली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दैट प्रोटीन। ये जितने भी चैनल्स है ना, चैनल्स क्या होते हैं, इट्स लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर प्रोटीन यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, या इसका काम जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब थिंक अबाउट इट, सपोज दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है एंड इट नीड टू सप्लाई टू अ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में जानी है, तो वो साइटोप्लाज्म से मूव करके न्यूक्लियस तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चैनल्स हैं वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी मटेरियल को विद इन दिस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर की बात नहीं कर रहे, सेल के अंदर और बाहर की बात नहीं कर रहे, विद इन द सेल भी तो मटेरियल मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनसाइड द सेल। ठीक है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट material within the cell, material within the cell, सेल के अंदर ही मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं, तो उन प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Whatever protein synthesized on the surface of rough endoplasmic reticulum is transported by this rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum का काम क्या हुआ, क्या function हुआ? That it helps in the transport of proteins which is synthesized on the surface of rough endoplasmic reticulum by ribosomes. राइबोसोम्स ने जितने भी प्रोटीन बनाए उनकी ट्रांसपोर्टेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कर दी। अब बात कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस स्मूथ है, क्लीन है, क्लियर है, देयर इज नथिंग, नो ऑर्गेनेल अटैच्ड टू इट, नो अदर ऑर्गेनेल अटैच्ड टू इट, तो इट मींस दैट इट प्रोवाइड अ साइट फॉर मोस्ट ऑफ अदर केमिकल रिएक्शंस। यानी ये जगह प्रोवाइड कर रहा है, क्लीन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है
for other metabolic activities to be taking place. यहाँ तो क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, तो जो स्मूथ सरफेस है वो क्या कर रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम provide a site for metabolic activities. कोई भी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वो खाली जगह है जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकती हैं. एंड अलोंग विद दिस, एक तो ये होगा कि वहां पे और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो सकती हैं क्योंकि वो स्मूथ एंड एम्प्टी सरफेस है. एंड सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस. यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस भी हो सकती है क्योंकि इट्स अ स्मूथ सरफेस, so it provide an empty space or a large surface area for the metabolic activities to take place. Either any metabolic activity or lipid synthesis means the making of lipid. ठीक है? So these are the purposes of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. One more thing. The endoplasmic reticulum, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से स्कैटर्ड हुआ होता है, इस तरह से स्प्रेड हुआ होता है कि इट ऑल्सो गिव्स सपोर्ट टू द सेल. जब सेल का कोई और इनर स्ट्रक्चर, कोई ऐसा एंडोस्केलेटन नहीं है, सो दिस endoplasmic reticulum or the channels of endoplasmic reticulum also give support to the cell. ये सेल को सपोर्ट भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी कर रहे हैं, and it also increases the surface area for the metabolic activities or the chemical reactions taking place inside the cell. पूछें, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछें प्लीज. परिया, आपको कुछ पूछना है? नो? गुड, ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा भाई, अब ये स्क्रीन दिख रही है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी, सॉरी, this is endoplasmic reticulum, where endo means inside and plasmic means protoplasm or the cytoplasm, and reticulum means the network. So it is a network of channels extended from plasma membrane to nucleus. यानी plasma membrane ये यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक ये जो पूरे चैनल्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फैले हुए हैं, दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क. ये पूरा एक चैनल्स फ्रेम जैसा बना लेते हैं सेल के अंदर, और उस फ्रेमवर्क की वजह से उधर सेल का ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है. देखें, इफ यू रिमेम्बर, आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी. एक खाली ग्राउंड है जहां पे क्लासेस हो रही है, और एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है जहां पे फर्दर डिफरेंट क्लासेस हैं और वहां पे लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं और डिफरेंट क्लासेस हो रही हैं. तो बेसिकली द बिल्डिंग, द रूम्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट ग्राउंड, जिसमें फिर ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती हैं. जस्ट लाइक दिस, सेल में भी अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म होता तो होती मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑब्वियसली होती, बट ड्यू टू दिस चैनल लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द सेल हैज इंक्रीज. अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो प्रोटीन सिंथेसिस है, अगर ये खाली जगह है तो यहाँ पे भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं. तो जब भी आप लोगों को बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आगे फ्यूचर में भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, आप फौरन अपना दिमाग लड़ाना, अपनी पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और आप क्विकली ये कह देंगे कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या जो भी वो काम करता है. अगर वो एब्जॉर्प्शन करता है तो इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया. तो जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, हम फौरन ये सेंटेंस यूज करते हैं, इट इंक्रीजेस
the large surface area increases their reaction और increases their activities. ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो लार्ज सरफेस एरिया या उसका सरफेस एरिया सेल का इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं. दो टाइप्स है, स्मूथ एंड रफ, जो हम डिटेल में अभी स्टडी कर चुके हैं. स्मूथ इज द वन जिसके ऊपर आपको कोई भी राइबोसोम नहीं नजर आ रहा. ये स्मूथ है, देखिए इसकी सरफेस भी स्मूथ है. और जो रफ है उसकी सरफेस पर जो है वो क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं. यस वरुण कुमार, एक मिनट में आपकी माइक अनम्यूट कर देती हूँ. जी वरुण, आप क्या पूछ रहे थे? मिस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें मिस राइबोसोम्स अटैच होते हैं और स्मूथ में नहीं होते. नहीं, उस पे नहीं होते ना, तभी तो वो स्मूथ है. यस मिस. ठीक है, और रफ पे जब राइबोसोम अटैच्ड है तो राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसाइज करना. जब वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर देंगे तो रफ वाले जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो उसी उनके ऊपर ही बन रहा है ना, उन्हीं के ऊपर मेकिंग हो रही है उसकी, तो वो सिंथेसाइज करेंगे. जबकि स्मूथ वाले जो हैं वो बाकी दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जगह देंगे जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो हो रही होंगी. ठीक है, यस मिस. ओके. अच्छा भाई, अब आगे चलूं मैं. कुछ कॉपी कर रहे हैं तो आप लोग कर लीजिए, वरना मैं आगे लेक्चर करती हूँ. गोल्जी बॉडीज, अभी हमारे पास टाइम भी है, 7 मिनट है, हम आगे चलते हैं जल्दी से. गुड. अच्छा, नेक्स्ट इज या नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है वो फिर वेल कनेक्टेड ही हम ले रहे हैं. वेल कनेक्टेड मीन्स उसका अपना फंक्शन, इंडिविजुअली अलग फंक्शन है लेकिन थोड़ा लिंक्ड है, इन स्ट्रक्चर से लिंक्ड है. ऑब्वियसली ये सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, कहीं ना कहीं इनमें इंटरलिंकेज है, इनके फंक्शंस में लिंकेज है, तो या इनके फंक्शंस जो है वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है. तो वही हम देख रहे हैं कि क्या कनेक्शन है. यहीं पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं अपने दूसरे ऑर्गेनल के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम बात कर चुके थे कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज एन इन एनिमल सेल. अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनल भी प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में मौजूद है. ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज किया था. अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद है, और वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इन अ वेसिकल फॉर्म. इस तरह से वेसिकल फॉर्म में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड दिस इज नोन एज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, इन्हें हम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस कहते हैं. ये अभी यहीं पे मतलब थोड़ा सा बड़ा मैंने बना दिया है ताकि आप लोगों को सही से नजर आए. एक्चुअली होता ये है कि ये क्लोज भी हो सकता है, न्यूक्लियस के पास भी हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे भी हो सकता है. मोस्टली जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो ये जो गोल्जी बॉडीज होती है ना ये इसके नीचे होते हैं इस तरह से, और ऐसे होते हैं कि ये कि इनका जो कर्व है, इनकी जो ये वाला कर्व है वो न्यूक्लियस के को इंसर्ट कर, मतलब न्यूक्लियस के नीचे इसका ऐसा कर्व होता है और उसकी ऑपोजिट साइड पे ऐसा दूसरा कर्व होता है. ठीक है, तो ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड विच कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ठीक है, उनके जो है वो कॉर्नर्स पे जो है वो वेसिकल्स या सैक होते हैं एंड सेंट्रल पार्ट जो है उसका ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की तरह का होता है. क्या कहते हैं इन्हें, गोल्जी बॉडीज. अच्छा, यहाँ मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करूं, बुक में आपको तीनों नाम अलग अलग बुक्स में भी दिखेंगे, किसी बुक में तीनों नाम एक साथ भी दिख सकते हैं, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपैरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इनको कुछ भी कह सकते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं. बेसिकली these are the set of tubular structures along with their sac.
ट्यूब्स जो है सेक के साथ ट्यूब्स मौजूद हैं, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और वो कर्व की शेप में एक के ऊपर एक वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, स्टैक्स की तरह रखा हुआ है। स्टैक्स क्या होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक आप बुक के स्टैक्स रखते हैं, बिल्कुल उसी की तरह ये एक के ऊपर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो जमा हुआ है या एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है, हैविंग अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड द सैक, उसके जो सैक है या उसके साथ जो स्ट्रक्चर है दे आर नोन एज सैक। अब क्या हो रहा होता है कि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। जब प्रोटीन बन गया तो उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज। क्या कर दिया, जितना भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था राइबोसोम में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेज दिया गोल्जी बॉडीज को, ठीक है। अब गोल्जी बॉडीज क्या काम करेगा, गोल्जी बॉडीज नंबर 1 सबसे पहले तो रिसीव करेगा प्रोटीन, रिसीव प्रोटीन, जो भी प्रोटीन आ रहा है उसे रिसीव करेगा, ठीक है। सेकेंड क्या करेगा, मॉडिफाई प्रोटीन, मॉडिफाई प्रोटीन। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन आ रहा है उसको बदल देगा किसी और टाइप ऑफ प्रोटीन में। ये क्यों होता है, इट डिपेंड्स सेल को कौन सा प्रोटीन चाहिए या कौन सा प्रोटीन आगे बनना है, दिस इज बेसिकली किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये गोल्जी बॉडीज पहले जो प्रोटीन्स आ रहे थे उसे रिसीव कर रहा है, फिर उसे मॉडिफाई कर रहा है, उसमें चेंजेस लेके आ रहा है, जो भी टाइप रिक्वायर्ड है, जैसा भी रिक्वायर्ड है वो उसमें मॉडिफाई कर रहा है, उसमें चेंजेस लाके वैसे मॉडिफाई करके प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोटीन में चेंजेस कर रहा है। एंड थर्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। पैकेजिंग का मतलब ये है कि अब प्रोटीन डिजायर्ड टाइप यानी जो टाइप चाहिए थी वैसा मॉडिफाई होने के बाद उसकी पैकिंग हो गई, उसको फाइनली आगे ट्रांसपोर्ट करना है या आगे ऑर्गेनेल में देना है तो उसकी फाइनल पैकेजिंग हो जाती है। तो जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी बॉडीज में आ रहा है, गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन के साथ 3 काम करने वाला है। नंबर 1 रिसीव करके उसको मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करने के बाद उसकी पैकेजिंग करेगा, यानी जिस जगह उसे जाना है वहां उस पैकेज को वो भेज देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो जितनी भी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो रही है, इस मॉडिफिकेशन की वजह से दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। ये गोल्जी बॉडीज जो होते हैं दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। अच्छा, अब ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है यकीनन, एंजाइम्स आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो जस्ट कीप दिस वर्ड एज इट इज इन योर माइंड, इसको एज इट इज दिमाग में रखें क्योंकि इसका भी काम हमें आगे जाके करना है। इससे सिर्फ इतना आपकी क्लैरिफिकेशन करती हूँ कि ये एंजाइम जो हैं वो आगे सेल के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज होते हैं। आपको याद होगा एक वर्ड मैंने और यूज किया था जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही थी, रेस्पिरेटरी एंजाइम। कितने बच्चों को याद है कि मैंने वर्ड रेस्पिरेटरी एंजाइम यूज किया था, कितने बच्चों को याद है मैंने वर्ड, है ना, वर्दा यूज किया था मैंने, हानिया, ठीक है। तो ये एंजाइम्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। बस आप ये याद रखिए कि एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सेल्स में मौजूद होते हैं जो बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अब समझ में आया होगा आपको कि ये जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हुई थी वो दरअसल एंजाइम्स बनने के लिए थी। कभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, कभी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बनते हैं, एंड
ट्रांसपोर्टेड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो बन गए एंड फाइनली इससे गोल्जी बॉडीज से कुछ वेसिकल्स बनती हैं। देखिए गोल्जी बॉडीज मैंने आपको बताया ना, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्यूबुलर एंड सैक लाइक है, यानी इसका सेंटर जो है वो ट्यूबुलर है और इसके कॉर्नर्स जो है वो सैक लाइक है। ये जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आया है वो थ्रू वेसिकल आके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उस प्रोटीन के साथ ये चीजें हुई एंड फाइनली जब वो प्रोटीन एंजाइम्स में चेंज हो गया, अब वो एंजाइम इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये रहे वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्म में वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकल जाएंगे। इन वेसिकल्स के अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है और वो कहाँ बने हैं एंजाइम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी बॉडीज में। मैं रिपीट कर लूंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जरूर बच्चों परेशान होते हैं कि कहाँ से बात शुरू की थी और कहाँ पहुंच गए। हम बात ही कर रहे थे कि ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये एक्चुअली ट्यूब्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और उनके जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है अलोंग विद द सैक। ठीक है, अलोंग विद द सैक, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो अलोंग विद द सैक है। अब जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सप्लाई कर रहा है वो फाइनली कहाँ आ गए, गोल्जी बॉडीज में आ गए। सही है, आ गए खानिया। फिर क्या हुआ, जब गोल्जी बॉडीज में आ गए तो उन प्रोटीन के साथ क्या हुआ, गोल्जी बॉडीज ने उन्हें रिसीव किया, उन्हें मॉडिफाई किया, यानी उनमें चेंजेस लेके आए वो, और फिर फाइनली उसकी पैकेजिंग कर दी। वो प्रोटीन्स बने थे मॉडिफाई होने के बाद एंजाइम्स। एंजाइम्स वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। सही है, अब फाइनली वो एंजाइम्स कहाँ जाएंगे, वो वेसिकल्स में। वेसिकल क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उन वेसिकल्स में एंजाइम्स चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और भी जगहों पे सप्लाई हो जाते हैं और वेसिकल्स में भी सप्लाई हो जाते हैं। वेसिकल्स उन्हें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को सप्लाई कर देता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चले गए, कुछ दूसरे ऑर्गेनल में जाएंगे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली द फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज का फंक्शन जो है वो सेल डिविजन में भी होता है, बट हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस। बस ये याद रखें कि इट आल्सो टेक पार्ट इन सेल डिविजन। सेल डिविजन में भी इसका कोई काम है जो है वो मैं उसी वक्त बताऊंगी। इट आल्सो टेक पार्ट इन सेल डिविजन। ओके, नजर आ रही है गोल्जी बॉडीज सबको? Flat tubules always face their concave surface toward nucleus. देखिए ये मैंने बताया था ना, this surface is known as a concave surface. न्यूक्लियस के करीब उसकी कॉन्केव सरफेस होती है, यूं जो अंदर दबी हुई है। ठीक है, अच्छा, मोस्टली गोल्जी बॉडीज जो हैं उनमें 5 से 10 ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो हमने 3-4 बनाई है, एक्चुअली सेल में 5 to 10 ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी लीस्ट क्वांटिटी उसकी 5 है और 10 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 10 है। इसके अलावा फंक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाइंग प्रोटीन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन जो भी हमने बात की, एंड इट आल्सो क्रिएट्स लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल। इसके बारे में मैं बात बाद में करूंगी। क्रिएट लाइसोसोम की बात हम अभी करेंगे, पहले गोल्जी बॉडीज क्लियर होने दें। अगर आप लोगों को ये गोल्जी बॉडीज क्लियर हो गई है तो थम्स अप। ओके, गुड, वेल डन, गुड गुड गुड। ठीक है, गोल्जी बॉडीज क्लियर हो गई है। अब देखिए ये लास्ट में आपको सिक्रीटरी वेजल नजर आ रहा है, जहां पे मेरा कर्सर है, सिक्रीटरी वेजल। ठीक है, यही सिक्रीटरी वेजल, वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स मींस इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं, सिक्रीशंस हैं, एंड वेसिकल मींस
स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे से वैक्यूल है जिनके अंदर सिक्रीशन है, राइट। अब ये सिक्रीशन क्या करेंगे, ये सिक्रीशन फाइनली ये वेसिकल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे इनटू लाइसोसोम्स, इनटू लाइसोसोम्स। लेकिन सब जरा अपना पेन रोक दें और पहले मेरी बात सुनने, ये एक अहम बात है, आपकी बुक में लाइसोसोम्स गिवन नहीं है, आपके कोर्स में लाइसोसोम नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में सुनना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आगे इसका बहुत काम है। ये जो वेसिकल्स हैं जिसमें एंजाइम्स हैं, these vesicles basically change into lysosome। लास्ट क्या फंक्शन मैंने लिखा हुआ था गोल्जी बॉडीज में, क्रिएट लाइसोसोम इन एनिमल सेल। तो यही छोटे छोटे से वैक्यूल जो हैं वो एनिमल सेल में बन जाते हैं क्या, लाइसोसोम्स। बट लाइसोसोम्स only present in एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में ये वेसिकल्स लाइसोसोम्स में बदल जाते हैं, लाइसोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में ये वेसिकल एज अ वेसिकल रहते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने अभी शुरू में ही कहा है बोथ मीन्स इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। गोल्जी बॉडीज तो दोनों में है, लेकिन गोल्जी बॉडीज के, एनिमल सेल की गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स क्या बना लेते हैं, लाइसोसोम्स, जबकि प्लांट सेल की गोल्जी बॉडीज जो हैं वो उनके वेसिकल्स लाइसोसोम्स नहीं बनाते। लाइसोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये आप अपने लेक्चर में बात नोट कर लें, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं होगी, मिलेगी आपको ये बात, लाइसोसोम का जिक्र भी नहीं मिलेगा। बट प्लीज copy this in your lecture copies that the Golgi bodies create vesicles which changes into lysosomes or which form or create lysosomes. Lysosomes contain digestive enzymes. Lysosomes के अंदर digestive enzymes होते हैं। Lysosomes contain digestive enzymes and are only present in animal cell and are only present in animal cell। लाइसोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड दे आर क्रिएटेड बाय गोल्जी बॉडीज, अब डज इट मेक सेंस जो एक सीक्वेंस बनी है। अच्छा, अब मैं लेक्चर यहीं पे खत्म कर रही हूँ क्योंकि अब आप लोगों का टेस्ट है, राइट, बायोलॉजी का टेस्ट है, आप लोग अपना टेस्ट ज्वाइन करेंगे। यहाँ से थोड़ी सी रिकैप करके कल से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं अपनी क्लास जल्दी से खत्म कर रही हूँ, हम ऑलरेडी टाइम से बाहर निकल चुके हैं और आपका टेस्ट भी है, तो जल्दी से आप लोग अपने टेस्ट वाली क्लास ज्वाइन कीजिए। शाबाश, अल्लाह हाफिज, टेस्ट में मिलते हैं फिर।